नमस्कार साथियों। मैं शंकर सातनकर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सार्थक पहल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराते हैं। और आज सार्थक पहल के माध्यम से हम लेके आए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियां। तो सबसे पहले तो हमें यह देखने की जरूरत है कि पीएसयू क्या है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन यही बन जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसे कहते हैं। तो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पीएसयू कहा जाता है। अर्थात केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। तो ऐसे सभी कंपनियां जो होती है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाती है। क्लियर हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो सामरिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी होते हैं। इसमें हथियार, गोला बारूद, रक्षा उपकरण, हवाई जहाज, युद्ध पोत से संबंधित उद्यम होते हैं। परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत आते हैं। यदि हम वित्तीय वर्ष 2015-16 की बात करें तो उस समय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 320 एवं कुल संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 244। कितनी? 244। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 1997 में जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उसके तहत इन उपक्रमों को कुछ अधिक स्वतंत्रता देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया। एक मिनी रत्न और नवरत्न। मिनी रत्न और नवरत्न। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनी रत्न कंपनियों की। तो मिनी रत्न कंपनियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंतर्गत वे कंपनियां आती है जिनका 500 करोड़ रुपए तक निवेश होता है या उनकी कुल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो, वो भी सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना। और बेहतर तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं तो मिनी रत्न श्रेणी 1, इसे मैं उतना ज्यादा लिख नहीं पाया हूं लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से, कि लघु रत्न या मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना चाहिए। यदि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और उसे मिनी रत्न या लघु रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करना है तो उन्हें पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना चाहिए और 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ कर प्राप्त करना चाहिए। कितना? 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसको क्या छूट दी? यदि मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा यदि प्राप्त हो जाए तो उसे क्या करना है? तो जिनका निवेश 500 करोड़ रुपए तक या उसकी कुल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो, वो सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही निवेश कर सकते हैं। बात क्लियर होगी? मिनी रत्न श्रेणी 1 के लिए शर्त क्या है? पिछले लगातार 3 वर्षों से लाभ में चल रही हो और 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में कम से कम रुपए 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया। और यदि मिनी रत्न श्रेणी 1 में यदि उसे दर्जा प्राप्त हो जाए तो फिर उसे छूट क्या रहेगी? तो जिनको 500 करोड़ रुपए तक
या उसकी कुल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो वो सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही निवेश कर सकती है। अब शायद क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं श्रेणी 2 की, मिनी रत्न श्रेणी 2 की। तो मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंतर्गत ऐसी कंपनियां जो 500 करोड़ या अपने निबल संपत्ति के बराबर निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती है। ये तो पढ़ लिया हमने। मिनी रत्न 2 की क्या शर्त है? द्वितीय श्रेणी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाना चाहिए तथा उद्यम का एक सकारात्मक मूल्य होना चाहिए। जहां पहले मिनी रत्न 1 के लिए क्या, लगातार 3 वर्षों तक लाभ तो कमाना ही है, लेकिन किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त करना चाहिए था। इसमें ये नहीं है। मिनी रत्न 2 के लिए क्या, लगातार 3 वर्ष तक लाभ कमाना चाहिए। अब यदि मिनी रत्न 2 का दर्जा प्राप्त हो जाए तो फिर क्या होगा, 300 करोड़ रुपए तक निवेश या उसकी कुल संपत्ति का 50% तक जो भी कम हो वो सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही निवेश कर सकती है। बात क्लियर हो गई। मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। फिर से देखिए, एकदम और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनियों के लिए मापदंड ये है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया है या 3 वर्षों में से एक में कम से कम 30 करोड़ या इससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। और मिनी रत्न 2 के लिए क्या है, कंपनियों को कम से कम 3 साल तक लगातार लाभ अर्जित किया होना चाहिए और उनका नेट वर्थ हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां, ठीक है। मिनी रत्न हमने पढ़ लिया, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। अब बात करते हैं नवरत्न। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है उसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न यदि किसी कंपनी को बनना है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसके पास शर्त क्या होना चाहिए कि मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। कौन देता है ये नवरत्न का दर्जा? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। और 1997 से ये नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। प्रमुख नवरत्न कंपनियां वर्तमान में जो है 14 नवरत्न कंपनियां है। 14 नवरत्न कंपनियां है। तो SCL, RINL, HAL, EIL, NMDC, BEL, NBCC, OIL, MTNL, CON, COR, NALCO, REL, NLCIL, PFC। अगली स्लाइड में हमने इनकी पूरी सूची दी हुई है, तो उसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो नीचे दिए गए 6 पैमानों में 100 में से 60 स्कोर होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद में क्या, ये जो शर्तें दी हुई है इसमें से किसी भी 6 पैमाने में 100 में से 60% स्कोर होना चाहिए। तो 6 पैमाने कौन से हैं? शुद्ध लाभ, निबल मूल्य, कुल जनशक्ति लागत, सेवा की लागत, उत्पादन की कुल लागत, पीबी, PBDIT मूल्यह्रास ब्याज करों से पहले का लाभ, नियोजित पूंजी। ये जो 7 शर्तें दी है, 7 में से कोई भी 6 पैमाने पर 100 में से 60% का स्कोर होना चाहिए। फिर एक कंपनी को पहले एक मिनी रत्न होना चाहिए और उसे नवरत्न बनने से पहले उसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। 4 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। क्लियर एकदम। आगे हम देखेंगे मिनी रत्न कंपनियों का, वो कंपनियां जिन्हें नवरत्न का दर्जा मिला है। तो सबसे पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1940 में
इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहां पर है इसका? बेंगलुरु में है। इसी प्रकार बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेल की बात कर रहा हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल, जिसकी स्थापना 1954 में और इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NACL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्थापना 1981 में और इसका मुख्यालय ओडिशा। फिर NLC इंडिया लिमिटेड, नेवल लिग्नाइट नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, 1956 में और मुख्यालय इसका चेन्नई में। इसी प्रकार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 नई दिल्ली में। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग, इसे महारत्न समझ लेते हैं, नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, 1959 में स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है नोएडा में है। इसी प्रकार इस्पात, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 और विशाखापट्टनम में। इसी प्रकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, 1969 में स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में। इसी प्रकार कंटेनर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड CCIL 1986 और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार हम पूरी सूची पढ़ेंगे इसकी और नोट भी करेंगे। आगे हम देखते हैं महारत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनियों का दर्जा 2009 से देना शुरू किया है, 2009 से महारत्न कंपनियों का दर्जा 2009 से देना शुरू किया है। और महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रमुख महारत्न कंपनियां कौन सी है। हर साल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जैसे BHEL, भेल, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, BPCL, HPCL, PGCL और PFC, ये प्रमुख महारत्न कंपनियां हैं। और महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। क्लियर एकदम। पहली शर्त क्या है? नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। अगली शर्त है, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। हम फिर बताते हैं, मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त करने के लिए 300 करोड़, मिनी रत्न श्रेणी 1 के लिए 500 करोड़, नवरत्न के लिए 1,000 करोड़ और महारत्न के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निबल मूल्य 1,500 करोड़ रुपए से अधिक हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निबल मूल्य, एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। या पिछले 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक व्यवसाय एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तीनों में से कोई भी शर्त एक पूरी हो तो उसे महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। तो पहले महारत्न
का दर्जा प्राप्त करने के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निबल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम पूरी ये सूची देखेंगे जो महारत्न कंपनी है वो कौन कौन सी है। तो कंपनियों के व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति भी होना चाहिए, मतलब ये कंपनी जो है बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखते हैं प्रमुख महारत्न कंपनियां। तो महारत्न का दर्जा दिए जाने से इन कंपनियों की स्वायत्तता और परिचालन शक्ति में वृद्धि होगी, साथ ही इनको वित्तीय मामलों से संबंधित सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो देखते हैं कि क्या छूट मिलेगी इन्हें। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां वित्तीय संयुक्त उपक्रम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती है। अब कितना निवेश कर सकती है? तो महारत्न कंपनियां अपने निबल मूल्य के 15%, कितने? अपने निबल मूल्य के 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती है। तो ये छूट दी गई है इन कंपनी को, महारत्न कंपनियों को। क्या कि महारत्न कंपनी अपने निबल मूल्य के 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती है। महारत्न कंपनियों के बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना बना सकती है। अपनी कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित योजना बना सकती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख महारत्न कंपनियों की। तो एक एक महारत्न कंपनियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो महारत्न कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हमने सूची बनाई है, अब उस सूची को एक तरफ से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको जो महारत्न का दर्जा दिया गया 2013 में दिया गया था, याद रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 1964 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसके साइड में एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि इसे महारत्न का दर्जा कब दिया गया, क्योंकि 2021 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे महारत्न का दर्जा 2013 में दिया गया। फिर एक और महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। काम करना 1977 से इसने शुरू किया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। और इसको नवरत्न का दर्जा जो है 2017 में दिया गया। नवरत्न का दर्जा 2017 में दिया गया। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, कोल इंडिया लिमिटेड है। तो इसकी ब्रांच कोलकाता में भी है। और इसको नवरत्न महारत्न का दर्जा 2011 में दिया गया। महारत्न का दर्जा 2011 में दिया गया। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसी प्रकार हम बात करेंगे अगली जो कंपनी है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1984 में, मुख्यालय
नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसे दर्जा दिया गया, महारत्न का दर्जा दिया गया 2013। महारत्न का दर्जा दिया गया इसे 2013 में। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई है इसकी 1974 में, और इसका जो मुख्यालय मुंबई में है, और महारत्न का दर्जा दिया गया इसे 2019 में, महारत्न का दर्जा दिया गया 2019 में। इसी प्रकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1959 में, स्थापना 1959 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1975 में, 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 1975 में, 1975 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल, ONGC, ONGC, ONGC की यदि हम बात करें तो स्थापना 1956 में, और इसका जो मुख्यालय देहरादून में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और बनता नहीं है, देहरादून तक हम पहुंचते ही नहीं है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इधर ही रह जाते हैं। तो 1956 में देहरादून में इसका मुख्यालय है, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2010 में, 2010 में। अब हम बात करेंगे सेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, इसकी जो स्थापना हुई है 1974 में, देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1954 लिख लिया है, तो उसे 1974 पढ़ेंगे। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2010 में, 2010। अब हम बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1989 में हुई है, मुख्यालय गुरुग्राम में है, पहले गुड़गांव बोलते थे, अब इसे गुरुग्राम बोलते हैं, तो गुरुग्राम में है, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2019 में, 2019 में। ठीक है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और सेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियों को, इन दोनों को जो महारत्न का दर्जा 2019 में दिया गया। 11वीं जो महारत्न कंपनी है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2021 में। तो मित्रों, हमने नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों को पढ़ने का प्रयास किया है, और इसके साथ ही जो है सार्थक पहल, हर उस पहलू की चर्चा आप लोगों के साथ में करेगी जो भी किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। तो आप सार्थक पहल के साथ बने रहिए, और सार्थक पहल आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।